हेलो फ्रेंड्स, आज हम द एनिमी का फुल समरी करेंगे। यह स्टोरी पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध का समय है। जापान का अमेरिका के साथ युद्ध चल रहा है। एक अमेरिकन युद्धबंदी मरती हुई अवस्था में तट पर बहकर आ जाता है। वह डॉक्टर सदाओ की सीढ़ियों पर फेंक दिया जाता है। डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी के लिए चुनाव करना बहुत कठिन है। क्या उसे एक देशभक्त होने के नाते पुलिस को सौंप देना चाहिए या एक डॉक्टर होने के नाते उसे मरने से बचाना चाहिए? आइए फ्रेंड्स, स्टोरी पढ़कर पता लगाते हैं। कार्यकलाप का दृश्य जापानी तट पर एक स्थान है। डॉक्टर सदाओ होकी का घर नीचा वर्गाकार पत्थर का बना हुआ मकान था। यह एक तंग समुद्र तट, जिसके किनारों पर देवदार के वृक्ष थे, से काफ़ी ऊंची चट्टानों पर स्थित था। उसके पिता उसके साथ कभी भी मजाक नहीं करते या खेलते नहीं थे। सदाओ जानता था कि उसके पिता की मुख्य चिंता उसकी शिक्षा थी। इसी के लिए 22 साल की आयु में उसने उसे शल्य चिकित्सा और औषधि का अध्ययन करने के लिए अमेरिका भेजा था। वह 30 साल की आयु में वापस आ गया था। इससे पहले कि उसके पिता का देहांत हो, उसने सदाओ को एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक और वैज्ञानिक बनते देखा था। चूँकि विश्व युद्ध का समय था, जापान का अमेरिका से युद्ध चल रहा था, डॉक्टर सदाओ को सैनिकों की टुकड़ियों के साथ विदेश नहीं भेजा गया था। वृद्ध सेनानायक यानी जनरल की चिकित्सा जारी थी तथा उसे शल्य क्रिया की आवश्यकता पड़ सकती थी। अतः डॉक्टर सदाओ को जापान में ही रखा जा रहा था। सदाओ ने देखा कि धुंध ने तट के समीप एक छोटे द्वीप को अपने आगोश में ले लिया है। फिर यह तट पर रेंगती हुई उसके मकान के नीचे तक आ गई। उसकी पत्नी हाना बाहर आई और उसने अपना हाथ उसके बाजू पर रखा। इसने उसे प्रसन्नता प्रदान की। फिर उसने अपना गाल उसके बाजू पर लगा दिया। सदाओ हाना से अमेरिका में मिला था। वह उससे तब तक प्रेम में नहीं पड़ा जब तक उसे यह निश्चय नहीं हो गया कि वह एक जापानी है। उसका पिता उसे कभी भी स्वीकार नहीं करता जब तक कि उसमें अपनी नस्लीय शुद्धता नहीं होती। सदाओ उससे एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर मिला था। वे जापान में घर लौट आए। उनकी शादी पुराने जापानी ढंग से आयोजित की गई। वे पूर्ण रूप से खुश थे और उनके 2 बच्चे थे। इसी क्षण उन दोनों ने किसी काली वस्तु को धुंध से बाहर आते हुए देखा। यह एक व्यक्ति था। वह कुछ कदम लड़खड़ाया, फिर छल्लेदार धुंध ने उसे छिपा दिया। हाना तथा सदाओ बरामदे की रेलिंग के ऊपर झुके। उन्होंने एक व्यक्ति को अपने हाथों तथा घुटनों के बल रेंगते हुए देखा। फिर वह मुंह के बल गिरा तथा वहीं लेटा रहा। उन्होंने सोचा कि यह संभवतः कोई मछुआरा होगा जो अपनी नौका से बह गया होगा। जब वे उसके समीप आए तो उन्होंने देखा कि वह घायल था और शिथिल यानी गतिहीन पड़ा था। उन्होंने उसका चेहरा देखा। हाना ने कानाफूसी की कि वह एक गोरा व्यक्ति था। सदाओ जख्म की तलाश करने लगा। उसके स्पर्श से रक्त बह निकला। इस भयावह रक्तस्राव को रोकने के लिए उसने समुद्री काई से जख्म को पूरा ढक दिया। वह व्यक्ति अचेत यानी बेहोश था। अपनी बेहोशी में वह पीड़ा से कराहा, किंतु जागा नहीं। सदाओ बुदबुदाया, हम इस व्यक्ति का क्या करें? उसने कहा कि सर्वोत्तम बात जो वे कर सकते थे वह यह थी कि इस व्यक्ति को पुनः समुद्र में वापस फेंक दें। हाना इससे सहमत हो गई। सदाओ ने स्पष्ट किया कि यह एक कठिन परिस्थिति थी। यदि वे किसी गोरे व्यक्ति को अपने घर में शरण देते तो वे पकड़े जाते। यदि वे उसे एक कैदी के रूप में सौंपते तो वह अवश्य मर जाता।
वे एक विचित्र विकर्षण से इस निश्चेत शरीर को घूर घूर कर देख रहे थे। फिर उन्होंने यह ज्ञात करने की चेष्टा की कि वह व्यक्ति क्या काम करता था। वह अमेरिकन दिखाई पड़ता था। टूटी फूटी पुरानी टोपी पर हल्के धूमिल अक्षर थे, यूएस नेवी। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वह एक अमेरिकी युद्धपोत का नाविक था। यह व्यक्ति एक युद्धबंदी था जो किसी तरह बच निकला था तथा पीठ में घायल हो गया था। हाना ने सदाओ से पूछा कि क्या वे उसे वापस समुद्र में रख पाएंगे। सदाओ हिचकिचाया। यदि वह व्यक्ति पूर्ण होता तो उसे बिना किसी कठिनाई के पुलिस को सौंप दिया जाता, क्योंकि वह उसका शत्रु था। सभी अमेरिकन उसके शत्रु थे, किंतु क्योंकि वह घायल था अतः उन्हें उसे समुद्र में नहीं फेंक सकते थे। हाना ने कहा कि अब करने को केवल एक बात शेष थी, उन्हें उसे घर में ले जाना चाहिए। सदाओ अपने सेवकों की प्रतिक्रिया के विषय में विश्वस्त नहीं था। हाना ने सुझाव दिया कि वे सेवकों को बता देंगे कि उनका इरादा उसे पुलिस को सौंपने का था। उसने कहा कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, वरना वे सब खतरे में पड़ जाएंगे। उन दोनों ने एक साथ मिलकर उस व्यक्ति को उठाया। वह काफ़ी हल्का था। वे इसे सीढ़ियों से ऊपर तथा गलियारे के बगल वाले द्वार में ले गए। वे उसे एक खाली शयन कक्ष में ले गए। क्योंकि वह व्यक्ति काफ़ी गंदा था, सदाओ ने सुझाव दिया कि उसे नहलाना धोना चाहिए। यदि वह पानी ले आएगी तो वह उसे धो देगा। हाना उसका इस व्यक्ति को स्पर्श करना सहन नहीं कर सकती थी। उसने प्रस्ताव किया कि वह नौकरानी यूमी को बताएगी। सदाओ ने अन्य सेवकों को सूचित करने का उत्तरदायित्व लिया। अचेत व्यक्ति के चेहरे के पीलेपन ने डॉक्टर सदाओ को द्रवित कर दिया कि वह पहले झुके तथा उसकी नब्ज देखे। नब्ज हल्की थी किंतु चल रही थी। उसने उस व्यक्ति की ठंडी छाती पर हाथ रखा। हृदय अभी भी जीवित था। सदाओ ने कहा कि यदि उसकी शल्य क्रिया नहीं की गई तो वह मर जाएगा। वह व्यक्ति अत्यंत युवा था, शायद वह 25 वर्ष का भी नहीं होगा। पहले उस व्यक्ति को नहलाना था, किंतु सेवकों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि उनका स्वामी शत्रु को ठीक करे या शत्रु का इलाज करे। हाना ने उस व्यक्ति को धोया जब तक कि उसके शरीर का ऊपरी भाग पूरी तरह साफ नहीं हो गया। सदाओ ने अपने औजार एक जीवाणु रहित तौलिए पर रखे। वह सावधानी से उस व्यक्ति की पीठ धोने लगा। उसने हाना से कहा कि यदि आवश्यकता पड़े तो वह उसे चेतना शून्य करने की औषधि दे दे। हाना का गला रूंध गया। उसने हाथ कसकर मुंह पर रखे। वह कमरे से बाहर दौड़ गई। सदाओ ने उसे बाग में उबकाई लेते हुए सुना। उसने पहले कभी शल्य क्रिया नहीं देखी थी। सदाओ ने तेजी से काम किया। हाना भीतर आ गई। सदाओ ने उससे कहा कि वह रुई को भिगो ले तथा उस व्यक्ति के नथनों के पास पकड़े रखे। जब वह बुरी तरह सांस लेने लगे तो इसे थोड़ा दूर हिला देना था। फिर सदाओ व्यस्त हो गया। उसने अपने औजार की नोक को किसी कठोर वस्तु से टकराते हुए महसूस किया। यह उसके गुर्दे के अत्यंत समीप थी। फिर स्वच्छतम एवं सर्वोत्तम सटीक चीरा लगाकर उसने गोली बाहर निकाली। व्यक्ति कांपा, किंतु वह अभी चेतना शून्य था। सदाओ ने उसे एक सुई लगा दी तथा उस व्यक्ति की नब्ज अधिक मजबूत हो गई। नवयुवक जाग गया। वह बहुत कमज़ोर था। उसकी नीली आंखें यह देखकर कि वह कहाँ है, घबराई हुई थी। हाना ने उसे ना डरने की सांत्वना दी। उसने उसे चैन दिलाया कि वह शीघ्र ही शक्तिशाली हो जाएगा। तीसरे दिन सदाओ ने घाव की जांच पड़ताल की
टॉम ने पूछा कि वे उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। वह मुश्किल से 17 वर्ष का दिखाई देता था। क्षण भर के लिए सदाओं ने उत्तर नहीं दिया। टॉम युद्धबंदी था, उसे पुलिस को सौंप देना चाहिए था। नौकर प्रतिदिन और अधिक चौकन्ने होते गए। सदाओ चाहता था कि कैदी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। वह इसका रोज अभ्यास करे जब तक वह ताकतवर न हो जाए। उस आदमी ने उसका जीवन बचाने के लिए डॉक्टर का धन्यवाद किया। डॉक्टर ने उसे इतनी जल्दी धन्यवाद न देने की चेतावनी दी। सदाओं ने रोज़ ध्यानपूर्वक जख्म का निरीक्षण किया। आखिरी टाँके निकाले जा चुके थे। नवयुवक 15 दिन में ठीक हो जाएगा। 7वें दिन नौकर इकट्ठे होकर चले गए। हाना डर गई, परंतु एक मालकिन होने के नाते अपना स्वाभिमान बनाए रखा। उसने उनका हिसाब चुकता कर दिया और जो भी उन्होंने उसके लिए किया उनका धन्यवाद किया। हाना उस कैदी के लिए सवेरे का भोजन ले गई। वापस आने पर उसने सदाओं से पूछा कि वे उस बात को साफ साफ क्यों नहीं देख पा रहे हैं जो उन्हें देखनी चाहिए। अपराह्न में सरकारी वर्दी पहने एक संदेशवाहक आया। उसने डॉक्टर सदाओं को तुरंत महल में आने को कहा क्योंकि वृद्ध जनरल को पीड़ा हो रही थी। हाना ने चैन की सांस ली। जब सदाओ उसे अलविदा कहने आया तो उसने अपना भय प्रकट किया कि उसने सोचा था कि वे उसे पकड़ने आए थे। सदाओ ने वायदा किया कि उसकी खातिर वह उस व्यक्ति से पिंड छुड़ाएगा। सदाओ ने जनरल को उस व्यक्ति के विषय में बताया जिसकी उसने शल्यक्रिया की थी। जनरल ने स्वीकार किया कि क्यों सदाओ उसके लिए अति आवश्यक था। जनरल ने वायदा किया कि वह अपने निजी हत्यारे को उस व्यक्ति को मारने तथा उसका शरीर वहां से हटाने को भेज देगा। उसने सदाओ से कहा कि जब वह गोरा व्यक्ति सो रहा हो तो उसके कक्ष का बाग की ओर वाला भाग खुला छोड़ दो। सदाओ इस योजना को सोचता हुआ अपने घर गया। वह हाना को कुछ नहीं बताएगा। उसे युवा अमेरिकन को बिस्तर से बाहर तथा बाग में जाने की तैयारी करते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। उसने शिकायत की कि उसके एक तरफ के पहलू की मांसपेशियां सख्त थी। डॉक्टर सदाओं ने कहा कि व्यायाम तथा मालिश सहायक होंगे। फिर उसने अमेरिकन टॉम से कहा कि वह सो जाए। अगले प्रातःकाल सदाओ अतिथि कक्ष में गया तथा उसे सोता हुआ पाया। दूसरी रात भी बीत गई। नवयुवक अब भी वहीं था। उसने स्वयं दाढ़ी बना ली थी। उसके गालों में हल्की सी रंगत थी। डॉक्टर सदाओं ने उसे बताया कि वह उस समय बिल्कुल ठीक था। उसने प्रस्ताव किया कि उस रात वह अपनी नौका तट पर रखेगा। इसमें भोजन एवं अतिरिक्त वस्त्र भी होंगे। टॉम उस छोटे द्वीप तक नाव खेने में समर्थ हो सकेगा जो तट से अधिक दूर नहीं था। इसको किला बनाकर सुदृढ़ नहीं किया गया था। वहाँ कोई भी नहीं रहता था क्योंकि तूफान में यह डूब जाता था। क्योंकि अब तूफान की ऋतु नहीं थी, वह वहाँ तब तक निवास कर सकता था जब तक वह किसी कोरियाई मछली पकड़ने की नाव को गुजरते ना देखे। ज्यों ही अंधेरा हुआ, सदाओं ने नवयुवक की बच निकलने की तैयारी की। उसने उसे अपनी तीव्र प्रकाश की बैटरी दी। उसने उससे कहा कि यदि उसका भोजन समाप्त हो जाए तो वह सूर्यास्त के समय 2 बार प्रकाश की चमक करे। यदि वह वही हो तथा सकुशल हो तो उसे केवल 1 बार संकेत करना था। उसने उसे चेतावनी दी कि वह अंधेरे में संकेत ना करे क्योंकि यह देख लिया जाएगा। अब उस कैदी को जापानी वस्त्र पहनाए गए। उसके लाल बालों वाले सिर पर एक काला वस्त्र लपेट दिया गया। उसने नाव तक मार्ग ढूंढ लिया। सदाओं ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक उसने तट से एक संकेत रूपी चमक न देख ली।
रात को डॉक्टर सदाओ को जनरल की एक आपातकालीन शल्य क्रिया करने के लिए बुलाया गया। इसमें उसकी पित्त की थैली शामिल थी। 12 घंटों तक सदाओ को यकीन नहीं था कि जनरल जीवित रह पाएगा। फिर वह गहरी सांस लेने लगा तथा भोजन मांगने लगा। सदाओ हत्यारों के विषय में नहीं पूछ पाया। जहाँ तक वह जानता था वे कभी आए ही नहीं। सेवक लौट आए थे। कक्ष साफ कर दिया गया था। शल्य क्रिया के 1 सप्ताह उपरांत सदाओ ने महसूस किया कि अब जनरल इतना ठीक था कि उससे कैदी के विषय में बात की जा सके। सदाओ ने उसे सूचित किया कि कैदी निकल भागा था। जनरल ने डॉक्टर से पूछा कि क्या उसने उस व्यक्ति को डॉक्टर के लिए मारने का वायदा नहीं किया था। फिर उसने सत्य स्वीकार किया। वह काफ़ी कष्ट भोग रहा था, अतः उसने अपने अतिरिक्त किसी अन्य बात के विषय में नहीं सोचा। वह अपना वायदा भूल गया था। उस रात सदाओ ने गोधूली के समय द्वीप से प्रकाश की प्रतीक्षा की थी। कोई भी प्रकाश नहीं था। इसका मतलब था कि उसका कैदी दूर चला गया था तथा सुरक्षित था। सदाओ को याद आया कि उसे अमेरिका में रहने का स्थान ढूंढने में काफ़ी कठिनाई हुई थी, क्योंकि वह एक जापानी था। अमेरिका के लोग पक्षपात से भरे हुए थे। श्वेत लोग घृणाप्रद थे। यह एक बड़े चैन की बात थी कि अंततः वे उनसे खुले रूप से युद्ध पर थे। फिर उसे कैदी के मरियल चेहरे का ध्यान आया, सफ़ेद और घृणाप्रद, विचित्र। उसने कहा, मुझे हैरानी है कि मैं उसे मार क्यों नहीं सका। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर सोशल साइंस और इंग्लिश के वीडियोस देख सकते हैं और इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।